क्लास 11 की हिस्ट्री की बुक तमिलनाडु गवर्नमेंट की। पिछला वाला जो है हमने लेसन 1 ऑलमोस्ट 3 लेक्चर में कंप्लीट किया था। ये लेसन 2 है जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं और इसमें भी 2 से 3 लेक्चर बिल्कुल लगेंगे क्योंकि लंबा सा चैप्टर है। अर्ली इंडिया, चैल्कोलिथिक, मेगालिथिक, आयरन एज और वैदिक कल्चर। ये चैल्कोलिथिक क्या होता है, जहाँ पे कॉपर और स्टोन दोनों का यूज़ हो रहा। पिछले में हमने बस स्टोन कल्चर पढ़े थे, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक सारे पढ़े थे। चैल्कोलिथिक में कॉपर और स्टोन दोनों यूज़ होगा। मेगालिथिक कल्चर जो है आपको बताऊंगा मैं क्या होता है आराम से। वो बरियल के तरीके पे डिपेंडेंट है। अगर किसी को बरी करें एक सर्कुलर एरिया में और चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दें तो ऐसी जो स्ट्रक्चर बनती है इसको मेगालिथिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसके हिसाब से जो कल्चर होती है वहाँ पे उसको मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं। आयरन एज, ऑब्वियसली आयरन का यूज़ होने लगेगा जो आपका नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ था बहुत ज़्यादा। और वैदिक कल्चर, ये सारी चीज़ें जो है हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। और साथ ही साथ आपको आर्यंस, नॉन आर्यंस, ये चीज़ें भी पता चलेंगी। वैदिक कल्चर के अंदर भी एक है अर्ली वैदिक कल्चर, दूसरा है लेटर वैदिक सोसाइटीज़। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग देखिए एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हमने पहले देख लिया था, उसके बाद देखिए चैल्कोलिथिक, आयरन एज, वैदिक कल्चर और आर्यंस, महाजनपद वगैरह इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो शुरू कर सकते हैं आप इसको कि मतलब कि इंडिया की जो हिस्ट्री 3000 BC से लेके जो महाजनपद आते हैं, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म वगैरह भी डेवलप होता है, तो 3000 BC से लेके महाजनपद का जो इमर्जेंस होता है, ये वाला पीरियड इस चैप्टर में फोकस किया जाएगा। और उसी के अंदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए थे इस सोसाइटी में, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इस पार्टिकुलर पीरियड की जो हिस्ट्री है उसके सोर्सेज क्या हैं, है ना, क्या देख के पता चलता है कि ऐसी हिस्ट्री थी। एक तो ये है कि जो आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे मटेरियल कल्चर है, वहाँ पे आपको पॉटरी मिल जाएगी। तो पॉटरी से आप कुछ बता सकते हो कि वो लोग क्या यूज़ करते थे, कैसी सोसाइटी होगी। कुछ प्लांट के रिमेन से भी पता चलता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको जला हुआ अनाज का टुकड़ा मिल गया तो आप जानते हो कि हाँ ये लोग बार्ली खाते थे, वीट खाते थे। अगर जला हुआ मिल जाए तो पकाते होंगे। मेटल के ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली वो लोग मतलब शिकार करने के लिए या यूटेंसिल्स के लिए बहुत तरह के, कभी ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ करते थे। बाद में फिर जब वैदिक कल्चर डेवलप हो जाएगा तो उसमें वैदिक लिटरेचर है। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि ये वैदिक लिटरेचर जो है उस टाइम पर कंपाइल नहीं हुआ था। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वैदिक सोसाइटी की तो उस टाइम पे स्क्रिप्ट नहीं था। जो चीज़ें ट्रांसमिट होती थी वैदिक लिटरेचर की वो ओरली होती थी। लोग एक दूसरे से बोल के सुन के सीखते थे। इसका रिटन डॉक्यूमेंटेशन बाद में किया गया था। लेकिन जब रिटन डॉक्यूमेंटेशन किया गया तो जो वैदिक लिटरेचर का मैसेज आया था वो मैसेज तो देखिए वैदिक सोसाइटी का ही आया था। तो उस मैसेज को जब हम रिटन फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि जो वैदिक सोसाइटी थी वो कैसी थी। इस टाइम पे कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, है ना। और दूसरी बात कि आपको इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखिए एक सिंबल्स वगैरह का स्क्रिप्ट था, वो लेकिन आज तक डिसाइफर नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि वैदिक कल्चर के बाद ही जो है स्क्रिप्ट आया इंडिया में। देखिए स्टोरी क्या है, जब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लगा था 1900 BC में, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लगा तो जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना हुआ इस 1900 BC में, उसी अराउंड एक नई तरह की कल्चर डेवलप हुई। अब पुराने वाले से वो कुछ फास्ट नहीं थी, अच्छी नहीं थी। अर्बन वाले से, इंडस वैली वाले तो अर्बन थे, ये लोग कुछ खास नहीं थे। ये लोग देखिए उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है 1900 BC के आसपास, और उसी टाइम पे इंडिया में देखिए नोमैडिक मतलब घूमते फिरते घुमंतू भोटिया टाइप के चीज जो सोसाइटी है वो डेवलप होती है। और वो लोग हंटर गैदरर थे, है ना, हंटर गैदरर थे, पैस्टोरल थे, कहीं खेती कर ली और अपने पशुओं को चरा दिया वहाँ पे, है ना। सेमी सेडेंटरी और सेडेंटरी भी थे। मतलब कई बार वो मतलब घूमते फिरते रहते थे और कई बार वो गुफाओं में या छोटे मोटे घर बनाते। मैं बताऊंगा आपको आगे, वाइटल डॉब घर बनाते थे वो लोग, तो वो उसको चीज़ों को समझाऊंगा, डोंट वरी। तो कभी सेडेंटरी भी हो सकते हैं, सेमी सेडेंटरी भी हो सकते हैं। तो घर बनाए कि नहीं बनाए मतलब भरोसा नहीं था, कभी गुफाओं में रहें कभी घूमते फिरें। तो ये कल्चर जो थी, और ये लोग माइक्रोलिथ यूज़ करते थे, मैंने आपको बताया था ना। माइक्रोलिथ वो रिफाइंड स्टोन टूल होते हैं जो कि आपके नियोलिथिक पीरियड वगैरह में स्टार्ट होना, मीजोलिथिक में, है ना। मीजोलिथिक में कौन सा स्टोन टूल था, माइक्रोलिथ। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर से बोल देता हूँ समराइज करके, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन 1900 BC के आसपास। जैसे ही वो डिक्लाइन होता है उसके आसपास हंटर गैदरर्स, माइक्रोलिथ यूज़ करने वाले नोमैडिक लोग आते हैं जो कि पैस्टोरल हैं, पशुओं को चराने वाले। सेमी सेडेंटरी और सेडेंटरी भी हो सकते हैं। मतलब कि इस पीरियड में कौन थे, एग्रो पैस्टोरल, खेती भी करते थे, पशु भी चराते थे, ऐसी कम्युनिटीज़ थे। नियोलिथिक पीरियड वाले भी थे, इसमें थोड़े बहुत चल रहे थे अभी तक नियोलिथिक पीरियड वाले। मैंने आपको बताया ना, जब नॉर्थ इंडिया में कुछ और चलता है तो साउथ इंडिया में कुछ और चलता है। तो नॉर्थ इंडिया में जब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो साउथ इंडिया में नियोलिथिक पीरियड ही चल रहा था, स्टोन एज ही चल रहा था। तो नियोलिथिक भी देखेंगे, चैल्कोलिथिक भी देखेंगे इस क्लास में, आयरन एज भी देखेंगे और वैदिक कल्चर भी देखेंगे। चैल्कोलिथिक मैंने आपको पहले बताया, कॉपर और स्टोन टूल दोनों यूज़ हो रहे हैं, आयरन नहीं यूज़ हो रहा। तो बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी तो कॉपर यूज़ होता है तो उसको चैल्कोलिथिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी लोग कई बार चैल्कोलिथिक बोलते हैं।
लेकिन उसको मेनली हम लोग ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, क्योंकि वो देखिए कॉपर के साथ टिन मिला के ब्रॉन्ज बनाने की जो कला है वो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही डेवलप हुई थी। तो उसको हम लोग जनरली ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, लेकिन कई लोग उसको चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। एनीवे, हमारा मेन फोकस रहेगा तो उसमें ये रहेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज बोलेंगे और दूसरे जो इस पीरियड के बाद ऑरिजिन हुआ उसको चैल्कोलिथिक बोलेंगे। देखिए, ये सोर्सेज वाली बात हुई थी, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि कैसे है। वैदिक लिटरेचर सोर्स है और दूसरा जो आर्कियोलॉजिकल साइट पे जो चीज़ें मिलती हैं पॉटरी वगैरह, दूसरा सोर्स वो है। अब एक कल्चर जो होती है उसको एक ही नाम से नहीं जानते हैं। जैसे वैदिक कल्चर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक होता है अर्ली वैदिक कल्चर और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है लेटर वैदिक कल्चर, है ना, अर्ली और लेट वैदिक कल्चर। अब जब अर्ली वैदिक कल्चर को देखोगे इंडिया में तो उस टाइम पे चैल्कोलिथिक कल्चर माना जाता है कि इंडिया में था। मतलब अर्ली वैदिक कल्चर जो था उसको बोल सकते हैं कि वो कॉरिलेटेड था इंडिया के दूसरे कई चैल्कोलिथिक कल्चर से। और जो आपका लेटर वैदिक कल्चर था वो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर से रिलेटेड था, मतलब कि आयरन एज से रिलेटेड था। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैदिक कल्चर के दो पार्ट, शुरुआत वाले को अर्ली वैदिक कल्चर बोलेंगे। अर्ली वैदिक कल्चर के लोगों का रिलेशन था चैल्कोलिथिक कल्चर से, मतलब एक दूसरे के पैरेलल चल रहे थे। जब अर्ली वैदिक कल्चर चल रहा था तो उस टाइम पे चैल्कोलिथिक कल्चर चल रहा था। और जब लेटर, हाँ आपको बता दूं, अर्ली वैदिक कल्चर में आयरन नहीं आता, याद रखिएगा। आयरन आया वैदिक कल्चर में, लेकिन आया लेटर वैदिक कल्चर में। अर्ली वैदिक कल्चर में चैल्कोलिथिक कल्चर चल रहा था। और जो लेटर वैदिक कल्चर है जिसमें आयरन आ जाता है तो उसको हम लोग आयरन एज भी बोल सकते हैं नॉर्थ इंडिया में। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आयरन था उस टाइम पे, साउथ में नहीं था। और साथ ही साथ जो कि इनकी पॉटरी होती थी, जो लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉटरी होती थी वो पेंटेड ग्रेवेयर ये लोग बनाते थे। तो ये ऐसा इनका नाम दिया गया, पेंटेड ग्रेवेयर और लेटर वैदिक कल्चर और आयरन एज जो है ये सारी चीज़ें एक हैं। और अर्ली वैदिक कल्चर जो है वो चैल्कोलिथिक कल्चर के आसपास था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से फ़र्क क्या है? आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और जो है आपका वेस्टर्न इंडिया में लिमिटेड था, ऐसे है ना, इंडस कह रहा हूँ। वो एक छोटा सा लोकेशन था। ऐसे तो देखेंगे तो आप एरिया में बहुत बड़ा है, लेकिन जब मैं आपको चैल्कोलिथिक वाले से कंपेयर करूँगा तो आपको पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन छोटा था साइज़ में। Unlike the age of Indus civilization, when the urban sites and farming cultures were in a limited area, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था वो पूरा इंडस के अराउंड था, उसके ट्रिब्यूटरी के अराउंड था और वो एक अर्बन सोसाइटी थी, है ना, अर्बन सोसाइटी थी और फार्मिंग वगैरह करते थे। ठीक है, वो तो पढ़ा हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है 1900 BC में, तो हमारे पूरे इंडिया में देखिए कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू होता है। कल्चरल, एग्रीकल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन होता है। और चूँकि ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मतलब एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, तो एक जो पूरा पॉपुलेशन का है थोड़ा बर्स्ट होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फैलने लगते हैं। और साथ ही साथ चूँकि फैल रहे हैं तो उनको ज़रूरत पड़ेगी क्राफ्ट की, और पॉपुलेशन तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो एक पॉपुलेशन में भी एक्सपेंशन होता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह में भी एक्सपेंशन होता है। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें कई लोकेशन पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के बाद बहुत ज़्यादा क्राफ्ट वगैरह मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद। A strong cultural foundation was laid across India during this period. Obviously पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्राफ्ट वगैरह बढ़ रहा है, आर्कियोलॉजिकल साइट बन रहे, तो एक स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि कल्चरल फाउंडेशन उस टाइम पे प्रिपेयर हुई। लेकिन वो कल्चरल फाउंडेशन कैसी थी? वो विलेज सेटलमेंट के फाउंडेशन थे। इसी के बाद तो वैदिक पीरियड आएगा, जो कि वैदिक पीरियड भी एक रूरल सोसाइटी थी, विलेज सोसाइटी थी, अनलाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एक अर्बन सोसाइटी थी। तो फाउंडेशन पड़ा ये आपके चैल्कोलिथिक पीरियड में रूरल सोसाइटी का, और फाइनली जो रूरल सोसाइटी बनती है वो आपका वैदिक पीरियड में आता है। इस पीरियड को, मतलब वैदिक पीरियड के थोड़ा पहले जो ये आप देख रहे हैं रूरल सोसाइटी वगैरह बनना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद और वैदिक पीरियड की शुरुआत के पहले, तो उसको हम लोग अर्ली हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, राइट। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं और स्टोन एज को क्या बोलते हैं? पहले बताया था आपको, उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। चलिए थोड़ा पहले देख लेते हैं कि वैदिक एज जो था उसका लिटरेचर कैसा था। तो उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संस्कृत का वर्ड जो वेद होता है, वेद का मतलब क्या होता है ना। वेद का देखिए ब्रेक करिए तो इसको बोलते हैं विद। तो विद का मतलब क्या होता है? टू नो, और विद्या और ज्ञान, नॉलेज, समझा आपने? नॉलेज, वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो ये जो हैं आपके अर्लीस्ट टेक्स्ट हैं जो कि इंडिया में कंपोज किए गए थे। इनफैक्ट वर्ल्ड में भी माना जाता है कि अर्लीस्ट टेक्स्ट जो हैं वो आपके वेद ही हैं। लैंग्वेज क्या है उनकी? वैदिक संस्कृत है। आज की जो संस्कृत है वो नॉर्मल है, सिंपल है। जो वैदिक संस्कृत है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। तो वेदों में आपके जो संस्कृत यूज़ हुई है वो वैदिक संस्कृत यूज़ हुई है। ऑब्वियसली 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट है और यही अर्ली वैदिक कल्चर का है। बाकी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो हैं वो आपके लेटर वैदिक पीरियड के हैं और वो न्यूअर वंस हैं। लास्ट वाला अथर्ववेद है।
एक बात की मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस टाइम पे ये ओरली ट्रांसमिट होते थे। ब्राह्मण जो थे इस अपने शिष्य वगैरह को पढ़ाते थे, आपस में एक दूसरे को बताते थे, इसको लिखा नहीं जाता था, स्क्रिप्ट नहीं थी। तो वैदिक टेक्स्ट जो थे इनिशियली मेमोराइज किए जाते थे और ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे। आप जो आज वेद देख रहे हो वो बाद में कंपाइल किए गए थे, काफ़ी बाद में। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आज कंपाइल किए गए थे, आज के 2-2.5 साल पहले किए गए थे कंपाइल, लेकिन ये जो वैदिक पीरियड है वो काफ़ी पहले का, उस टाइम पे ये ओरली ही ट्रांसमिट होते थे। ये कब लिखे गए? जब इंट्रोडक्शन ऑफ राइटिंग हो गया, जब स्क्रिप्ट आ गया तो लोग जो एक दूसरे से बोल के सुना रहे थे उसको लिखा जाने लगा। अर्लीस्ट नोन रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ वेदास कब का, जो मैंने को बोला कि कब लिखा गया 2000 साल पहले, तो ये बोल रहे हैं 10th से 11th सेंचुरी AD में या CE में मिला है, आज से 1000 साल पहले। वो बोल रहे हैं कि अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट मिला था। वेद कैसे हैं आपके हिस्ट्री की नॉलेज देते हैं, क्योंकि वेदों में उस टाइम की पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, फिलॉसफी, ये सब चीज़ें मेंशन्ड हैं, तो ये आपका सोर्स हैं हिस्ट्री लिखने के लिए। अब ये जानिए कि संहिता क्या होता है या संहिता क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि आपके जो ऋग्वेद हों, यजुर्वेद हों, कहीं भी हो, उसमें भगवान के लिए जो है स्तुति के लिए कविता लिखी गई है, पोएम लिखी गई है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिम, है ना, हिम। तो वेद में क्या है, जो द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड संहिता। वेद में और भी कुछ हो वगैरह हो, एक्स्ट्रा वगैरह जोड़ा, उपनिषद वगैरह, ब्राह्मण वगैरह, वो सब ठीक है, लेकिन जो उसका मेन कलेक्शन है, जो वेदों में हिम का, जो भगवानों को स्तुति दी गई है, उसके कलेक्शन को पूरे को संहिता बोलते हैं, है ना, संग्रह किया हुआ संहिता बोलते हैं। ऋग्वेद का जो संहिता है वो अर्लीस्ट टेक्स्ट है। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, कब लिखा गया था, लिखा तो नहीं बोलूँगा, मतलब ऋग्वेद की ऑरिजिन जो है मानी जाती है, जिसमें काफ़ी डिबेट है, 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में इसकी ऑरिजिन मानी जाती है। लिखा तो गया, मैंने आपको पहले ही बताया, 1100 AD में लिखा गया है, लेकिन जो बोल बोल के सुनाने की बात थी, ऋग्वेद जब पैदा हुआ कहा जाता है कि 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में लिखा गया। और कई लोगों का इसमें डिबेट है कि नहीं, ये कभी मतलब बोला ही नहीं गया था, ऋग्वेद जो है अनंत काल से चला आ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली। एनीवे, ऋग्वेद में टोटल 10 बुक्स हैं, एक बुक नहीं है, इसके पार्ट हैं, तो उसको पार्ट को बोलते हैं बुक। तो 10 बुक्स हैं ऋग्वेद में, याद रखिएगा। इसमें से जो बुक 2 और 7 हैं वो सबसे पुराने। देखिए, 1 सबसे पुराना नहीं है, अलग अलग टाइम पे लिखा गया, लेकिन कंपाइलेशन किया गया 1 to 9 ऐसे 10 करके। 2 to 7 जो हैं वो अर्लीस्ट हैं, सबसे पुराने हैं। 1, 8, 9 और 10 जो हैं बाद में लिखे गए हैं। और मैं आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ बता दूँ, 10 जो है वो न्यूएस्ट वन है। कहीं भी इस बुक में भले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बात आ जाए, लेकिन शूद्र की बात नहीं आती। ये जो 10 वाली बुक है ऋग्वेद में, उसमें फर्स्ट टाइम शूद्र का मेंशन है, और वहीं पे ये मेंशन है कि ब्रह्मा के भुजाओं से और सिर से, जांग से और पैरों से उत्पत्ति वाली जो बात है, जो काफ़ी ख़राब मानी जाती है, तो वो 10 नंबर वाली जो बुक है ना, उसमें मेंशन किया हुआ। उसके पहले शूद्र की बात जो है आपके ऋग्वेद में आपको नहीं मिलेगी। तो 10 वाला जो है सबसे नया है। संहिता, मैंने आपको पहले ही बोला कि संहिता में क्या है, हिम है। और हिम क्या होते हैं, पोएटिक एक्सप्रेशन होते हैं अपने भगवान के लिए। तो संहिता क्या है, रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट हैं, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी जो सोसाइटी है और जो आपका रिलीजन है, उसमें इंपॉर्टेंस क्या है रिचुअल्स की मतलब कर्मकांड की, यज्ञ वगैरह का इंपॉर्टेंस क्या है आपके सोशल वैल्यूज़ में और रिलीजियस वैल्यूज़ में। ऐसी बातें जो आपके संहिता में मिलेंगी। और ऋग्वैदिक संहिता जो है सबसे पुरानी है। संहिता इज ए कलेक्शन ऑफ हिम्स। अब किसी पार्टिकुलर वेद का मान लीजिए संहिता है, जैसे आपका ऋग्वेद का संहिता है, तो उसमें एक एडेड टेक्स्ट होता है, उसको ब्राह्मणस बोलते हैं। ये प्लूरल है तो ब्राह्मण बोलते हैं ना, ब्राह्मण वो पंडित वाला नहीं, ये बुक की बात हो रही है। जो आपके ऋग्वेद का, यजुर्वेद का या कहीं का भी संहिता है, जैसे यहाँ पे आपको बताया ना संहिता है, तो उस संहिता में जो अटैच्ड टेक्स्ट है, एडेड टेक्स्ट है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। और ब्राह्मण में क्या होता है, जो आपके पिछले हिम और रिचुअल्स हैं उस पर कमेंट्री होती है। आप तो याद रखने ऐसे याद रख सकते हो कि ब्राह्मण जो है कमेंट्री करेगा कि आपके जो हिम्स और रिचुअल्स हैं उसको कैसे करना चाहिए, कैसे ना करना चाहिए, क्या है सही है। तो वो जो कमेंट्रीज हैं वो आपके ब्राह्मण में है। और हर एक ब्राह्मण का फिर देखिए अलग से एक अरण्यका है। अरण्यका का नाम देखिए, अरण्य मतलब होता है फॉरेस्ट, तो इसको हम लोग फॉरेस्ट टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, उपनिषद है। तो आप देखिए स्ट्रक्चर को समझिए। वेद के अंदर संहिता है जो कि कलेक्शन ऑफ हिम्स है। संहिता में अटैच्ड है उस पर कमेंट्री, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। और ब्राह्मण से जो है अटैच्ड है अरण्यका, जिसको कि फॉरेस्ट टेक्स्ट बोलते हैं। माना जाता है कि जंगलों में रचना की गई थी। और उसके बाद जो ब्राह्मण से एक और टेक्स्ट अटैच्ड है वो उपनिषद है। उपनिषद वगैरह में तो आपकी फिलॉसफी होती है, इंडियन फिलॉसफी जो है उपनिषद में आपको पता होगा। अरण्यकाज में क्या होता है, जो अरण्यका जो एक ब्राह्मण से 2 टेक्स्ट अटैच थे, अरण्यका और उपनिषद। तो अरण्यक में क्या था, अरण्यक कंटेन मिस्टिकल रिचुअल इंस्ट्रक्शंस टू बी अंडरटेकन इन सीक्रेट बाय द सेजेस। जो ऋषि मुनि थे
एक सीक्रेट कंडीशन में कुछ रिचुअल्स करते थे, तंत्र मंत्र करते थे, मिस्टिकल चीज़ें करते थे। वो सारी चीज़ें जो हैं आपके अरण्यकाज में मेंशन्ड है, इसीलिए ये फॉरेस्ट ट्रीज बोली जाती हैं, फॉरेस्ट टेक्स्ट बोली जाती है, क्योंकि इनको जंगलों में छिपी हुई अवस्था में सीक्रेट कंडीशन में लिखा जाता था। और मतलब लिखा तो मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, आप उसको माफ़ करिएगा, मुंह से निकल जा रहा है, लिखा नहीं, बोला जाता था एक दूसरे को, लिखा तो काफ़ी बाद में गया है, कंपाइलेशन काफ़ी बाद में हुआ है। तो समझ गए बात को आप। अरण्यका क्या है? रिचुअलिस्टिक इंस्ट्रक्शंस हैं, मिस्टिकल रिचुअल इंस्ट्रक्शन हैं, जो ऋषि मुनि छुप छुपा के है ना सीक्रेट में लेते थे, और इसमें जादू टोना की तरह तरह की बातें हैं। इनफैक्ट आपका जो लास्ट वाला जो है ना अथर्ववेद, उसमें भी जादू टोना की बातें हैं। उपनिषद देखिए रहे आप, डील विद फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज। अब यहाँ पे देखिए कौन पहले का है कौन बाद का है, आपको तो ये समझ में आएगी ऋग्वेद जो है सबसे पहले का है, और ऋग्वेद की जो संहिता है वो सबसे पहले की है। तो आपके जो बाकी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की संहिता होगी वो पुरानी होगी, बाद की होगी, है ना, सॉरी नई होगी, बाद की होगी। यही बोल रहे हैं कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो हैं वो स्लाइटली लेटर डेटेड हैं, है ना, मतलब कि ऋग्वेद के बाद के हैं। और उनकी जो संहिता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की, वो भी बाद में है। और बाकी सारे जो वेद हैं उनके ब्राह्मण, अरण्यक और जो उपनिषद लिखे गए, चूँकि ये कमेंट्री है आपके ब्राह्मण वगैरह में, तो ये बाद में लिखा गया है। अरण्यक भी बाद में लिखा गया है, उपनिषद भी देखिए बाद में लिखा गया, और सारे वेद से जो है इनको अटैच कर दिया गया है। तो इनको हम लोग ओवरऑल ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद को, और बाकी जो आपके यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सारी चीज़ों को हम मिला के एक लेट वैदिक टेक्स्ट बोल सकते हैं। अच्छा, इंडियन म्यूजिक की ओरिजिन किस वेद में आपको पता ही होगा, सामवेद में। सामवेद में जो है म्यूजिकल नोट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो वहीं से आपके इंडियन म्यूजिक की ओरिजिन है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में भी देखिए रिचुअल्स हैं और हिम्स हैं। अथर्ववेद में क्या है? आपको पहले ही बोला था जादू टोना, तो देखिए चार्म्स, मैजिकल स्पेल्स, ये आपको अथर्ववेद में मिलेंगे, और यजुर्वेद में आपको रिचुअल्स और हिम्स बोलेंगे। तो ये याद रखना बड़ा आसान होता है। सामवेद को तो हम लोग जानते हैं म्यूजिकल ओरिजिन वगैरह याद रख लेते हैं, अथर्ववेद को जानते हैं कि उसमें मैजिकल स्पेल्स और चार्म्स की बात होती है, जादू टोना की। यजुर्वेद याद नहीं रहता, तो यजुर्वेद में भी देखिए रिचुअल्स और हिम्स हैं, जो कि कुछ खास मतलब कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर नहीं है, रिचुअल्स हिम्स हैं। तो जस्ट लाइक ऋग्वेद आप बोल सकते हो। जब आपने यहाँ पे वेद पढ़े तो आपको ज़ेंडावेस्टा भी सुन लेना चाहिए। देखिए आपका जो आज ईरान है, जहाँ पे पर्शिया था पहले, वहाँ का रिलीजियस टेक्स्ट था, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का टेक्स्ट है। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म उनका रिलीजन हो गया पर्शियन का, और उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो क्या हो गया? ज़ेंडावेस्टा। ज़ेंडावेस्टा और जो आपका वेद है उसमें बहुत सिमिलैरिटी है। दोनों में कई सारी रिवर्स हैं जिनका मेंशन किया गया। सप्त सैंधव जो हुआ, सिंधु रिवर और उसके 7 रिवर वगैरह आसपास के, ये सारे जो हैं दोनों में मेंशनड हैं। और भी कई चीज़ें सिमिलैरिटी हैं। इनफैक्ट इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसमें उसका मेंशन किया हुआ है। कुछ गॉड वगैरह भी जो है थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, और जो यज्ञ वगैरह का तरीका है उसमें भी सिमिलैरिटी है। तो इससे ये पता चलता है, एक एविडेंस मिलता है कि आपके जो शायद एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि आर्यंस जो थे वो बाहर से आए थे, पर्शियन वगैरह वाले एरिया से आए थे, ईरान वगैरह वाले एरिया से आए थे। इसमें भी अगेन बहुत ज़्यादा डिबेट है। अभी रिसेंटली रिसर्च से पता चला कि हमारे जो जीन्स हैं बाहर वालों के हिसाब से इंडिया वालों से बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपस में, तो माना जाता है कि शायद यहीं के लोग थे। बट एनीवे, मतलब एक इनडायरेक्ट रिलेशन मिलता है कि ज़ेंडावेस्टा जो कि ईरान का रिलीजियस टेक्स्ट है, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का, पर्शिया का, तो उससे वैदिक सिमिलैरिटी इतनी ज़्यादा है तो लोग मानते हैं कि आर्यंस जो थे उसी एरिया से आए थे। जो लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी है उसको हम लोग बोलेंगे इंडो ईरानियन लैंग्वेज की सिमिलैरिटी, है ना। इंडो ईरानियन लैंग्वेज मतलब इंडिया और ईरान का मिला जुला कल्चर। पिछले लेक्चर में आपको मैंने हड़प्पन कल्चर पढ़ाया था, तो उस हड़प्पन कल्चर का जो लास्ट वाला पीरियड था, लेट हड़प्पन पीरियड, उसके बाद आया प्री आर्यन पीरियड और चैल्कोलिथिक कल्चर। ये जो थे ऑलमोस्ट मिक्स्ड कल्चर, आसपास में ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल थे, प्री आर्यन, लेट हड़प्पन और चैल्कोलिथिक कल्चर। तो उसका थोड़ा बहुत अब जो है डिस्कशन देख लेते हैं। ये डिस्कशन थोड़ा सा बोरिंग है, उसके बाद चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन ये जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सबसे डिफिकल्ट टॉपिक की, जो आपको कई जगह पे नहीं मिलेगा एनसीईआरटी वगैरह में, लेकिन जानने की ज़रूरत है। ये चैल्कोलिथिक कल्चर क्या था। सबसे पहले तो ये देखिए कि चैल्कोलिथिक कल्चर की जो शुरुआत है वो प्री हड़प्पन टाइम से ही हो गई थी। समझ रहे हैं आप बात को। चैल्कोलिथिक की कल्चर की शुरुआत जो है प्री हड़प्पन, एक टाइम पे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग कल्चर पाई जाती है, ये जान लीजिएगा। इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में कुछ और चलेगा, नॉर्थ इंडिया में कुछ और चलेगा। नॉर्थ इंडिया में आयरन चलेगा, साउथ इंडिया में स्टोन चलेगा, ऐसा भी होता है। तो प्री हड़प्पन कल्चर के टाइम से ही आपका चैल्कोलिथिक कल्चर जो इंडिया में आ गया था, लेकिन वो बहुत कम था। जब आपका हड़प्पन कल्चर का मैच्योर फेज शुरुआत हुई, जब मैच्योर फेज की शुरुआत हुई उस टाइम पे, और हड़प्पन कल्चर के बाद भी आपकी कंट्री में चैल्कोलिथिक कल्चर था। तो कैसा था ये चैल्कोलिथिक कल्चर। हड़प्पन सिविलाइजेशन तो देखिए अर्बन फेज था, है ना। मैच्योर हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो अर्बन फेज था, और उस टाइम पे जो आपका चैल्कोलिथिक कल्चर चल रहा था मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास कंटेम्प्रेरी,
वो पैस्टोरल था, मतलब चारागाह, पशुओं को चराने वाला, और फार्मिंग भी करते थे, है ना। और रूरल था। याद रखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेच्योर फेज तो अर्बन था, लेकिन उसी के अराउंड जब चैल्कोलिथिक कल्चर चल रहा था इंडिया में तो वो पैस्टोरल था, फार्मिंग बेस्ड था, रूरल था अपने नेचर में। और ये लोग देखिए, आपको पहले बताया चैल्कोलिथिक मतलब कि स्टोन और कॉपर दोनों, तो कॉपर और स्टोन का ब्लेड्स यूज़ करते थे, पॉटरी बनाते थे, और इनके पास लो ग्रेड का आयरन भी था। लेकिन ये लो ग्रेड का आयरन कब? एकदम लेटर पीरियड में, लास्ट पीरियड में थोड़े से लो ग्रेड आयरन की शुरुआत की थी, उसको आयरन एज नहीं बोलेंगे। पहले भी बताया था उनके सेटलमेंट्स जो थे सेडेंट्री भी थे, सेमी सेडेंट्री भी थे, कभी रुकते थे कभी नहीं रुकते थे, कभी घुमंतु होते थे, कभी नॉमेड्स होते थे, कभी बसते भी थे तो थोड़ा बहुत बसते थे, तो सेडेंट्री और सेमी सेडेंट्री बोल सकते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और वो वेस्टर्न रीजन था इंडिया में, वहाँ पे अर्ली फार्मिंग कल्चर जो डेवलप हुए थे वो कई बार ये देखा गया कि चैल्कोलिथिक कल्चर में डेवलप हुए थे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि फार्मिंग की शुरुआत जो है वो नियोलिथिक कल्चर में हुई थी, है ना, जब आग का आविष्कार वगैरह हुआ था उस टाइम पे। लेकिन आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो वेस्टर्न रीजन इंडिया है, वहाँ पे चैल्कोलिथिक पीरियड में जाके आपके फार्मिंग कल्चर की शुरुआत हुई थी, इस बात को याद रखिए। तो ये लोग बस एग्रीकल्चर करते थे क्या? नहीं, एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट करते थे, क्योंकि इनको तो आपको पहले बताया कि पैस्टोरल कम्युनिटी थी, तो एनिमल में कैटल तो आ ही जाएगा, उसके अलावा शीप, भेड़, है ना, पिग्स, सुअर, गोट्स, बफेलोज, ये सब भी इनके पास थे। देखिए हॉर्स की बात नहीं कर रहा अभी मैं, है ना। कैटल, शीप, पिग्स, गोट्स, बफेलोज ये इनके पास थे, एग्रीकल्चर करते थे और पेस्टोरल कल्चर था इनका। इनके पास जब खुदाई की गई तो कई जगह ये भी पता चला कि इनको टर्टल्स वगैरह, फॉल्स वगैरह की भी जानकारी थी, सेटलमेंट में रखते थे, तो ऑब्वियसली उनको पालते पोसते होंगे, खाते भी होंगे, फॉल्स वगैरह, डक वगैरह हो गया। इनके जो हाउस थे पके हुए, मतलब ईंटों के नहीं बने होते थे, स्टोन लगा दिया, मड ब्रिक्स लगा दिया, है ना, बिना पकाए मतलब ईंट बना दिया ऐसे हाथ से मोड़ के। मड से भी बनाते थे, मड मतलब कीचड़ नहीं है यहाँ, है ना, सॉइल और पानी मिला के बात हो रही है। और पेरिशेबल वुडन मटेरियल, जंगल से लकड़ी काटा, उससे घर बना दिया, अब आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन पता कैसे चलता है? जैसे कोई घर के आसपास छेद किया हुआ है ना, छोटी सी पिट बनाई हुई, तो पता चलता है कि उस पर कुछ वुडन स्ट्रक्चर लगाया होगा। तो ऐसे करके जो आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि ये लोग पेरिशेबल वुडन मटेरियल का भी यूज़ करते थे घर बनाने में। और जो फाउंडेशन होता था, एक स्टोन का फाउंडेशन होता था कि अंदर की जो है ज़मीन न खिसक जाए, जैसे कि रिजल्ट के दिन हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक नहीं जाती, उसी तरह। और एक बात कि ये ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते थे, क्योंकि फार्मिंग हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो ग्रेन को स्टोर करना है, तो जो भंडार होता है ना, बड़ा भंडार बनाना स्टोरेज करने के लिए, तो ज़मीन को खोदते थे, मतलब कि वेल प्रिपेयर्ड पिट्स होते थे, मतलब कि सिलोज बोलते हैं इंग्लिश में, और उसमें ये अपने ग्रेन को स्टोर करते थे। ऐसे कई जगह पाए गए हैं जहाँ पे ग्रेन भी मिले हैं पुराने, और साथ ही साथ जो है पिट्स बनाए हुए मिले हैं। इनके वॉल किसके होते थे? वॉल्स जनरली वो बैम्बू फ्रेम्स के बनाते थे, मतलब बांस, जो अभी भी आप देखोगे घर बनाने के पहले जो है सांचे में क्या किया जाता है, बैम्बू यूज़ किया जाता है, फिर बाद में उसमें सीमेंट वगैरह और जो है रॉड वगैरह लगाई जाती हैं। तो ये लोग तो उस समय पे ऐसा कुछ था नहीं, तो बैम्बू के ही फ्रेम से ये लोग अपनी वॉल्स बनाते थे। और एक बात यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा कि इनकी पॉटरी कैसी थी। इनकी पॉटरी जो थी ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ब्लैक ऑन रेड वेयर पॉटरी थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि चैल्कोलिथिक पीरियड की पॉटरी का टाइप क्या है। देखिए हर किसी का पॉटरी का टाइप अलग होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको बताया था मैंने, रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर था, RBPW। अब जो चैल्कोलिथिक पढ़ रहे हैं उसमें ब्लैक एंड रेड वेयर है, ब्लैक ऑन रेड वेयर पॉटरी, मतलब कि ब्लैकिश रहेगा, थोड़ा रेड रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का है ना, ब्लैक है, कुछ एनिमल मोटिव भी बने हुए हैं, और ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा रेडनेस है। इसको ऑकर कलर्ड पॉटरी भी बोलते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, चिंता मत करिए। चूँकि ये चैल्कोलिथिक था तो इनके पास कॉपर बहुत ज़्यादा था, तो जब आप इनकी आर्कियोलॉजिकल साइट की खुदाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। कॉपर के ऑब्जेक्ट में देखिए एक्सेस हो सकते हैं, कुल्हाड़ी, हथौड़ी वगैरह में हो सकते हैं, बैंगल्स भी होते थे कॉपर के, रिंग्स होते थे पहनने के लिए, एंटीमनी रॉड्स भी होते थे, नाइफ्स, चाकू भी होते थे, ब्लेड्स, और बाकी कुछ हैं टैंगल्ड एरो वगैरह, एरो के हेड बनाते थे, चॉपर्स बनाते थे कूटने के लिए, और चिसल्स बनाते थे, है ना, धारदार चीज़ें, बार्ब्ड वायर वगैरह बनाते थे, सारे ये लोग कॉपर के बनाते थे। अब हमें जो मेन टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है कि जो आपकी चैल्कोलिथिक कल्चर थी वो लोग प्रोड्यूस करते थे एक पॉटरी, वो था ऑकर कलर्ड पॉटरी वेयर, इंग्लिश में इसको ऑकर बोलेंगे ना, ऑकर कलर्ड पॉटरी वेयर कल्चर। इसको इनकी जो पॉटरी का टाइप था वो ऑकर कलर्ड पॉटरी थी। क्या हुआ कि जब खुदाई की गई सबसे पहले तो इनकी जो पॉटरी मिली तो उसको जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने छुआ ना, तो ऑकर कलर जो था वहाँ से छूट गया, उसके हाथों में लग गया, है ना, हल्का सा रेड होता है ऑकर। ऑकर क्या होता है? ऑकर मतलब ऐसा सॉइल जिसमें कि फेरिक ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा हो तो हल्की सी रेडनेस होती है। उस सॉइल से जब आप पॉटरी बनाओगे तो वो उसका कलर जो होगा वो ऑकर कलर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने छुआ उसके हाथों में लग गया तो उसने पूरे चैल्कोलिथिक कल्चर को ही बोल दिया कि ये ऑकर कलर्ड पॉटरी वेयर कल्चर है।
देख रहे हैं पॉटरी की कितनी ज़्यादा यूज़ है। ऑकर कलर्ड पॉटरी वेयर कल्चर बोल दिया क्योंकि खुदाई में जो पॉटरी मिली वो ऑकर कलर्ड था, इसीलिए चालकोलिथिक को बोल दिया ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर। तो वही चीज़ यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि ये ऑकर कलर्ड पॉटरी होती क्या है, ऑकर कलर्ड पॉटरी वेयर कल्चर होती क्या है। देखिए ऑकर कलर्ड पॉटरी वेयर कल्चर जो है आपके नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, जो कि चालकोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है। मतलब नॉर्थ इंडिया में जो चालकोलिथिक पीरियड में है उसमें आपको OCP या ऑकर कलर्ड पॉटरी मिलती हैं। ये होता क्या है, ऑकर कलर्ड पॉटरी हैज़ अ रेड स्लिप। रेड स्लिप, यहाँ पे स्लिप से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है, आपको बताता हूँ। जब ये पॉटरी बनाते हैं तो उस पर क्या करते हैं लोग कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये इस पर डिजाइनिंग की गई है हल्का सा, ये ऐसा रेड सा बनाया हुआ है इस पर। ये जो डिजाइनिंग की जाती है कैसे की जाती है, क्योंकि इसमें मिट्टी को, ऑकर वाली मिट्टी को पानी में मिला दिया जाता है ना, एक पेस्ट बनता है, और उस पेस्ट से क्या करते हैं इस पर मतलब छिड़काव करके या हाथ से लगा के जैसे भी डिजाइनिंग करते हैं, और वो बाद में आपके हाथ से छूट भी जाता है। इसी को बोलते हैं स्लिप। स्लिप यही कहा जाता है पॉटरी में। आप जब पढ़ोगे पॉटरी की अलग से स्टडी करोगे, ज़रूरत नहीं है, तो स्लिप जो है इसी चीज़ को कहा जाता है। तो वही बोला है कि OCP पॉटरी हैज़ ए रेड स्लिप। रेड स्लिप किस चीज़ का, आपके ऑकर का। एंड अपीयर्स ऑकर इन कलर। अब जब इसको टच करोगे तो ये कम ऑफ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका ऑकर, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑकर कलर्ड पॉटरी। और ये देखिए ऑकर कलर्ड पॉटरी है, इसमें देख रहे हैं आप, ये रेड स्लिप्स, ये ऑकर कलर्ड है, राइट। ये मतलब बताए गए हैं आपके यहाँ पे कि कौन कौन से क्या क्या हैं। और आप कहीं भी आपको समझ में तो पूरा नहीं आएगा, लेकिन इस पर देखो ऑकर कलर दिख रहा है आपको, हल्का सा रेडनेस दिख रही है ना, फेरिक ऑक्साइड के कारण है सॉइल में। ब्लैक पेंटेड डिजाइन भी होती है, आपको दिख ही रहा होगा इमेज में। OCP कम्स इन द फॉर्म ऑफ या तो जार, स्टोरेज जार, बाउल, बेसिन्स, कुछ भी बनाते थे इससे। ये जो ऑकर कलर्ड पॉटरी है, मतलब आपका चालकोलिथिक पीरियड जो नॉर्थ इंडिया में है, उसकी डेटिंग की गई तो देखा गया तो 2600 BC से लेके 1200 BC तक ये है। आप खुद सोचिए, आपको मैंने बोला था कि जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका डिक्लाइन होना शुरू होता है 1900 BC में। अब ये 1900 BC के पहले ही देखिए डेवलप हो गया 2600 BC में, लेकिन चलेगा कब, 1200 BC तक। मतलब कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन फिनिश हो जाएगा, उसके बाद भी ये चलता रहेगा चालकोलिथिक पीरियड। और ये कहाँ है चालकोलिथिक पीरियड आपका, ये आपको पहले बोला चालकोलिथिक पीरियड का नॉर्दर्न वाला। नॉर्थ में आपका चालकोलिथिक पीरियड कहाँ था, इंडो गैंजेटिक प्लेन में। और ये माना जाता है कि चूंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन में है तो शायद इनका अर्ली वैदिक कल्चर से भी थोड़ा रिलेशन होगा। हालांकि अर्ली वैदिक कल्चर तो आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा था, लेकिन थोड़ा बहुत इंडो गैंजेटिक प्लेन का भी मेंशन है। तो कहीं ना कहीं एक लिंक बनता है कि जो आपका नॉर्थ इंडिया में जो चालकोलिथिक पीरियड था, या आप कह सकते हैं कि OCP ऑकर कलर्ड पॉटरी वाला कल्चर था, उसका रिलेशन आपके अर्ली वैदिक कल्चर से शायद था। इसको हम लोग कॉपर होर्ड कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि जो ऑकर कलर्ड पॉटरी का जो कल्चर है वहाँ पे कई साइट्स में बहुत ज़्यादा कॉपर के ऑब्जेक्ट्स एक जगह जमा किए हुए होर्डिंग करी हुई मिलती हैं, तो इनको हम लोग कॉपर होर्ड कल्चर भी बोलते हैं। मतलब चालकोलिथिक पीरियड जो नॉर्थ इंडिया का है उसको OCP कल्चर भी बोल सकते हैं पॉटरी के हिसाब से। और जो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं तो कॉपर के बहुत बार मिलते हैं, तो उसको हम लोग कॉपर होर्ड कल्चर भी बोल सकते हैं। ये भी देखिए एक रूरल कल्चर है, और एविडेंस है कि ये लोग कल्टिवेशन करते थे किस चीज़ का, राइस का, बार्ली का और लेग्यूम्स का। ऑल्सो ये लोग पैस्टोरलिज्म, मतलब जानवरों को चराने की बात, तो जानवर कौन से चराते थे, कैटल, शीप, गोट्स, पिग्स, हॉर्सेज भी थे इनके पास। देखिए हॉर्सेज भी थे और डॉग्स वगैरह। तो डॉग्स तो सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल है इनफैक्ट। विलेज जो थे इनके, उनका वैटल एंड डॉब हाउसेज थे। ये वैटल एंड डॉब हाउसेज क्या होते हैं, देखिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँगा कि लकड़ी वगैरह कुछ लगा दूंगा, है ना, और एक घर बना दूंगा, राइट। घर ऐसा बना दिया, अब उस बीच में मैंने सॉइल, स्टोन, ब्रिक्स तो नहीं बोलूँगा, वुड, कुछ भी भर के उसकी जो एक स्ट्रक्चरिंग करा दी और उस घर को किसी तरह संभाल दिया। इसी को बोलते हैं वैटल डॉब हाउसेज। वैटल हुआ ये जो आपने फ्रेमिंग की पहले, और जो बीच में जो आपने किया उसको डॉबनाइजेशन बोलते हैं या डॉबाइजेशन बोलते हैं, पता नहीं, बट इसी को बोलते हैं वैटल डॉब हाउसेज। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जो एक इमेज दिखाता हूँ कैसा दिखता है, आप ये इन इमेजेस को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चरिंग कर दी मैंने, है ना, बैम्बू वगैरह लगा दिया, अब बीच में देखिए कुछ भी भर दिया ऐसे, है ना, इसी को वैटल डॉब बोलेंगे। ये देखिए एक मैंने फ्रेमिंग कर दी, बीच में यहाँ पे कुछ भी भर दिया, अब चाहे मैं गोबर भर दूँ, मिट्टी भर दूँ, मेरी मर्जी है। देख रहे हैं आप,
मतलब जैसे तैसे काम चला लेना फ्रेमिंग करने के बाद। ये देखिए बना दिया, बीच में दोआब भर दिया कुछ भी। ये भी देखिए, ये भी वाइटल दोआब ही हैं क्योंकि मैंने स्ट्रक्चरिंग तो की है। लास्ट में देखिए यहाँ पे कुछ भी भर दिया, मिट्टी पत्थर जो भी मुझे मिला, तो इसी को बोलते हैं वाइटल दोआब स्ट्रक्चर। यहाँ भी देखिए वैसा ही है, इसने गोबर वगैरह भर दिया, मिट्टी भर दी। तो जो OCP वाले आपके लोग थे, कॉपर होड कल्चर वाले लोग थे नॉर्थ इंडिया में, जो आपके चैल्कोलिथिक पीरियड के लोग थे, वो लोग वाइटल दोआब के हाउसेज बनाते थे। दे यूज कॉपर एंड टेराकोटा ऑर्नामेंट्स, एनिमल फिगरिंग्स। ऑब्वियसली एनिमल पालते थे तो उनके फिगरिंग्स भी मिल जाएंगे आपको थोड़े बहुत आर्कियोलॉजिकल साइट में। व्हाट अबाउट साउथ इंडिया? नॉर्थ इंडिया की चैल्कोलिथिक की तो बहुत बात कर ली, OCP एंड एवरीथिंग। साउथ इंडिया में देखिए चैल्कोलिथिक पीरियड का कल्चरल एविडेंस जो है फुल फ्लेज्ड एकदम नहीं मिलता। थोड़े बहुत आपको परफोरेटेड वहाँ पे वेसल्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं है। कॉपर के ब्रॉन्ज के टूल्स भी मिलते हैं जैसे कि चिसल और फ्लैट एक्सेस वगैरह, लेकिन ये बहुत कम लोकेशन पे हैं। तो साउथ इंडिया में चैल्कोलिथिक कल्चर की कोई खास बात नहीं होगी। और साउथ इंडिया में इस टाइम पे स्टोन के टूल्स वगैरह वो यूज़ हो रहे थे, कॉपर भी यूज़ हो रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ खास एविडेंस नहीं है। नॉर्थ इंडिया में तो OCP था, है ना। नॉर्थ इंडिया का जो चैल्कोलिथिक कल्चर था वहाँ पे OCP था। साउथ इंडिया में क्या था? साउथ इंडिया में ब्लैक ऑन रेड वेयर पॉटरी मिलेगा, जो कि OCP नहीं माना जाता है। एनिमल रेयरिंग, एग्रीकल्चर ये सब चलता था साउथ में भी। मिलेट्स, पल्सेज, हॉर्स ग्राम ये सब ये लोग कल्टिवेट करते थे। फ्रूट्स, लीव्स और ट्यूबर्स जो थे उनके कलेक्शन जो होती थी, तो हंटर गैदरर तो थे ही एनीवे। अब बात होगी स्टार्ट आयरन एज की नॉर्थ इंडिया में। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा। चैल्कोलिथिक कल्चर भी पढ़ाऊँगा और चैल्कोलिथिक साइट्स भी पढ़ाऊँगा इंडिया में कौन कौन सी। सबसे पहले तो ये देखिए कि पाकिस्तान का मेहरगढ़ जो है वहाँ पे आपका एक चैल्कोलिथिक साइट है। ये काफ़ी पहले से मेहरगढ़ में तो सब कुछ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी शुरुआत मानी जाती है कि यहीं से है ना बिखर के हुई थी। तो मेहरगढ़ में चैल्कोलिथिक साइट है, वो आपको नहीं याद रखना, इंडिया में याद रखिए। ये जो आप देख रहे हैं जोधपुरा गणेश्वर, ये राजस्थान का चैल्कोलिथिक साइट है, कल्चर है। यहाँ फिर आप गिलुंड, आहर, बालाथाल दे सकते हैं, ये भी राजस्थान का लोकेशन है। ये जो ईरान कायथा नौडा तोली देख रहे हैं ना, ये जो है ये सारे भी आपके मध्य प्रदेश के चैल्कोलिथिक कल्चर हैं। ये जो नौडा टोली है वो मालवा में पड़ता है, और जो कायथा है वो भी मालवा में पड़ता है, इंदौर के आसपास। तो इसको मालवा कल्चर भी बोल सकते हैं या फिर कायथा और नौडा टोली कल्चर भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट नौडा टोली जो है साइट है एक्सकवेशन का, जो कल्चर आएगी वो मालवा की चैल्कोलिथिक कल्चर आएगी। कायथा की भी जो कल्चर है वो मालवा की चैल्कोलिथिक कल्चर आएगी। गुजरात में देखिए रंगपुर और प्रभास, ये जो है चैल्कोलिथिक कल्चर है। अब यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र जो देख रहे हैं आप, इसमें एक जॉर्वे कल्चर थी। जॉर्वे का तो एक तो साइट जॉर्वे हुआ, बाकी दैमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, ये सारे जो हैं महाराष्ट्र के चैल्कोलिथिक साइट्स हैं, कल्चर हैं। ये सारे जो हैं कर्नाटक के हैं। मास्की है, पिकली हाल है, संगनकल्लू है जो कि बेलारी के आसपास है, हल्लूर है और ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी तो काफ़ी फेमस हिल्स हैं। ये सारे आपके कर्नाटका के चैल्कोलिथिक पीरियड के साइट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे गोलाबाई शासन, सासम लिखा हुआ, इसको शासन पढ़िए। गोलाबाई शासन उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ आप देख रहे हैं पांडु और क्या है राजा, पांडु राजा धीबी। पांडु राजा धीबी जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, चैल्कोलिथिक पीरियड का है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं यहाँ पे कोल्डेहवा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चैल्कोलिथिक साइट है। अब यहाँ चिरांड जो है वो बिहार में पड़ता है, चैल्कोलिथिक साइट है। और ये जो नरहन देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और थोड़ा बहुत बिहार में भी आता है। ये सारी लोकेशन जो है आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी चाहिए। अब हम लोग जो है बेफिक्र होकर चैल्कोलिथिक खत्म कर लिया हमने। आयरन एज की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था आयरन एज जो है नॉर्थ इंडिया में पहले आता है। आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया जो है वो आपका पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर से बिलोंग करता है। तो जब आयरन एज था नॉर्थ इंडिया में तो लोग पॉटरी किस टाइप की करते थे? पेंटेड करते थे, लेकिन ग्रे वेयर होता था, धूसर कलर का होता था। और यही अर्ली वैदिक पीरियड भी है। तो सारी चीज़ें साथ में हैं। और इनका जो डेटिंग किया गया, तो डेटिंग किया गया 1100 BC से लेके 800 BC। तो आप सोचिए नॉर्थ इंडिया में जब चैल्कोलिथिक पीरियड खत्म हुआ था तो 1100 BC था। यही बताया था ना मैं आपको, देखिए बताया था ना, 2600 BC से लेके 1200 BC तक। 2600 BC से 1200 BC तक आपके नॉर्थ में OCP कल्चर या चैल्कोलिथिक कल्चर चला। उसके बाद नॉर्थ में इंडिया में आपका आयरन एज आ जाता है। 1100 BC से वो 800 BC तक चलता है। इस सिविलाइजेशन की बहुत सारी लोकेशन मिली हैं, थाउजेंड्स ऑफ साइट्स मिली हैं। और जो मेजरली वो कंसनट्रेटेड हैं साइट, वो गंगा यमुना की वैली में कंसनट्रेटेड हैं। और इनके जो सिरामिक्स थे वो पेंटेड ग्रेवेयर थे। तो पेंटेड ग्रेवेयर के पहले क्या था बताइए? पेंटेड ग्रेवेयर के पहले मैंने आपको पढ़ाई ना, OCP वाला क्या था? ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर था। तो पहले ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर चला हुआ आपके 1200 BC तक, मतलब OCP वाला कल्चर, मतलब कि आपका चैल्कोलिथिक कल्चर नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद ग्रे पेंटेड वेयर कल्चर चला, जो कि आपका आयरन एज भी है नॉर्थ इंडिया में। और ये दोनों ही गंगा वैली के अराउंड थे, सेंट्रल इंडिया के अराउंड थे। देखिए कुछ ऐसा होता है पेंटेड ग्रे वेयर, देख रहे हैं आपको थोड़ा सा पेंटेड भी लग रहा है, पॉलिश लग रहा है, लेकिन सारे जो वेयर हैं ग्रे कलर के हैं। ये सारे देख रहे हैं ग्रे कलर के हैं।
ये आपके नॉर्थ इंडिया में आयरन एज का डिनोट करता है। देखिए द पॉटरी वॉज फाइन ग्रे इन कलर विथ पेंटेड ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाए होते थे उस पर। पेंटेड ग्रेवेयर लेड द फाउंडेशन ऑफ द अर्ली पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ये आपके 1100 से लेके मैंने बोला था 800 BC तक चलता है। अब उसी के बाद तो आपके महाजनपद वगैरह आते हैं, लेकिन ये उसके पहले की बात कर रहा है। जब पेंटेड ग्रेवेयर जब आए तो उस समय पे आपके इंडिया में अर्ली पॉलिटिकल फॉर्मेशन शुरू हुए। आपको पता होगा कुरु पांचाल किंगडम, आपको दिखाता हूँ। ये इमेज देखिए आप, आपके हरियाणा दिल्ली के अराउंड ये जो एरिया था ये कुरु किंगडम, इसका कंटेम्प्रेरी देखिए पांचाल किंगडम। ये सारे जो किंगडम थे आपके पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के थे नॉर्थ इंडिया में, मतलब कि 1100 BC से इनकी शुरुआत हो गई थी। ये जो कुरु पांचाल किंगडम है उनका मेंशन आपके वैदिक टेक्स्ट में मिलता है, तो मतलब ये भी कहा जा सकता है कि ये वैदिक सिविलाइजेशन थी पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर वाली। पेंटेड ग्रेवेयर कल्चरल फेज इज फॉलोड बाय नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर विच इज एसोसिएटेड विद महाजनपद एंड मौर्यन पीरियड। तो सारे देखिए कल्चर आपके जो चल रहे हैं पॉटरी पे उनका नाम लिया जा रहा है कि आपका जो वैदिक कल्चर जो आयरन कल्चर जो है आपके नॉर्थ इंडिया में उस समय पे पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर चल रहा था, लेकिन पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के जस्ट बाद मतलब ये कुरु पांचाल किंगडम के जस्ट बाद आपके नॉर्थ इंडिया में ये आ गया NBPW। ये NBPW को आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो है उससे मत याद रखिएगा, वो RBPW था, रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर था। ये क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर है जो कि डेवलप हुआ था महाजनपद और मौर्यन पीरियड के अराउंड। ये जो महाजनपद और आपके मौर्यन पीरियड में जो आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था वो देखिए सिंपली ऐसा होता था, ब्लैक पॉलिश्ड, देख रहे हैं ये सारे ऐसे होते थे। इस पेंटेड ग्रेवेयर के जो साइट्स हैं उसे ये पता चलता है कि इन लोगों ने बहुत अच्छी एग्रीकल्चर की थी, बहुत अच्छा पेस्टोरलिज्म इनका डेवलप था और इनके सेटलमेंट को इतना ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म पसंद आया, इतनी ज़्यादा ये लोग पॉपुलेशन वगैरह बढ़ी। ये कई डायमेंशन में नॉर्थ इंडिया में आपका जो ये कल्चर डेवलप हुआ, आयरन एज जो है डेवलप हुआ और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। खास करके नॉर्थ इंडिया में ही लिमिटेड रहे, लेकिन नए नए एरिया में गए, नए फॉरेस्ट को काटा और वहाँ एग्रीकल्चर वगैरह करना शुरू किया, पेस्टोरलिज्म करना शुरू किया। द आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया वॉज को मतलब कंटेम्प्रेरी विथ पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर एंड इन साउथ इंडिया इट इज एसोसिएटेड विथ मेगालिथिक बरियल माउंट्स। याद रखिए जब आपके नॉर्थ इंडिया में आयरन एज चल रहा है तो साउथ इंडिया में आपके क्या चल रहा है, मेगालिथिक बरियल माउंट, जो कि आपको पता है नियोलिथिक पीरियड में शुरुआत हुई थी। तो साउथ में अभी मेगालिथिक वगैरह चल रहे हैं, लोग जो दफना रहे हैं उसके आसपास स्टोन कर रहे हैं बड़े बड़े। नॉर्थ इंडिया में आयरन एज चल रहा है और आयरन एज नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, तो उस टाइम पे जो आपकी पॉटरी थी वो थी पेंटेड ग्रेवेयर और उसके बाद जो पॉटरी आएगी महाजनपद के काल में उसको बोलेंगे क्या, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। तो जब नॉर्थ में आयरन एज चल रहा था तो साउथ में मेगालिथिक कल्चर चल रही थी, तो मेगालिथिक कल्चर के बारे में भी जानते हैं। देखिए द बरियल सिस्टम फॉलोड बाय द पीपल ऑफ नियोलिथिक पीरियड। जो नियोलिथिक पीरियड में शुरुआत हुई थी आपकी मेगालिथ की, आपको पहले ही बताया है नियोलिथिक पीरियड में मेगालिथ की शुरुआत हुई थी, वो साउथ में कंटिन्यू रह जाता है। जब आपके नॉर्थ में आयरन एज चलता है तो साउथ में जो है मेगालिथिक पीरियड चलता है नियोलिथिक के बाद। उसमें क्या करते हैं, एक सर्कुलर टॉम बनाते हैं और उसके अराउंड जो है बड़े बड़े स्टोन के स्लैब खड़े कर देते हैं बरियल के अराउंड, और ये जो स्लैब हैं बड़े बड़े स्टोन के उसको मेगालिथ बोलते हैं। इसके भी कई तरह के डिजाइनिंग है, ये मैं आपको आर्ट एंड कल्चर PT 365 में मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है, क्योंकि रिसेंटली एक नया साइट पाया गया मेगालिथिक का, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि मेगालिथ के भी कितने टाइप होते हैं। और ये जो मेगालिथ है आपको देखिए तमिलनाडु में कई लोकेशन में पाए जाते हैं, इनफैक्ट इंडिया में और भी साउथ में थोड़ा बहुत पाया जाता है, आपके तमिलनाडु केरला के बॉर्डर में, केरला में भी मिल जाएगा। अर्न बरियल क्या होता है, गड्ढा खोद के, है ना। देखिए गड्ढा खोदेंगे या कुछ भी करेंगे उसमें बड़ा सा पॉट लगाएंगे, कुछ भी पॉट लगा दीजिए आप, है ना, फ्यूनरल के लिए ये करते हैं। पॉट में जो है लाश को डाल देंगे, देखिए कंकाल दिख रहा है आपको, है ना। ये मायन सभ्यता का जो है अर्न बरियल है। तो अर्न बरियल का मतलब यही होता है कि आप इसमें ग्रेन भी स्टोर कर सकते थे, इसकी जगह इसमें देखिए लाश ही रख दिया। मायन सभ्यता थी जो वो बहुत ज़्यादा करती है, मायन सिविलाइजेशन जो अमेरिका वगैरह में है थी, सॉरी। तो एक तो इनकी जो कल्चर थी मेगालिथिक के साउथ में, उसमें मेगालिथिक जो था बरियल वो करते थे, उसमें तो एक पिट में सर्कुलर टॉम बना के उसके अराउंड जो है पत्थर लगा देते थे। दूसरा ये अर्न बरियल भी करते थे, मतलब बड़े पॉट में लोगों को दफना देते थे और ज़मीन के अंदर डाल देते थे। और ये जो अर्न बरियल का सबूत है वह आपको तमिलनाडु का जो थूथकुडी जिला है एकदम साउथ में, जहाँ पे स्टेरलाइट वाला इशू हुआ था, वहाँ पे एक लोकेशन है आर्कियोलॉजिकल अदिचन्नालूर लोकेशन में आपको अर्न बरियल के प्रूफ मिल जाएंगे। तो थूथकुडी जिला कहाँ एक बार देख लेते हैं। ये तमिलनाडु का मैप है, देखिए साउथ में एकदम समंदर के पास यहाँ पे सी कोस्ट पे ये जो जिला है ये थूथकुडी है। यहीं पे आपका अदिचन्नालूर नाम का एक लोकेशन है जहाँ पे आपको अर्न बरियल के प्रूफ मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोगों का जो है ये रेड एंड ब्लैक वेयर वगैरह था उस टाइम पे। तो यहाँ की खासियत है कि आपके जो बरियल माउंड होता है वहाँ पे आपको ब्लैक वेयर मिलेगा ना, काला बर्तन मिलेगा।
बाकी ह्यूमन के जो हैबिटेशन है वहाँ पे आपको काला बर्तन नहीं मिलेगा। तो शायद कोई अंधविश्वास था, है ना, कोई सुपरस्टिशन था कि जो लोग मर गए उनके अर्न वगैरह में या उनका जो टॉम्ब वगैरह में है ब्लैक जो पॉटरी रखो, लेकिन ह्यूमन हैबिटेशन में आपको ब्लैक वेयर नहीं मिलेगा। अर्न बरियल में देखिए जनरली ये स्टोन वगैरह का यूज़ नहीं करते। तो ऑब्वियसली देखिए अगर कोई अर्न है तो वो वीक चीज़ होती है ना, पॉट, अब उसमें स्टोन का क्या यूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी हम अर्न बरियल को भी मेगालिथिक बरियल के क्लास में ही क्लासीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उनका अर्न होता था, तो पॉट जो होता था उसके अंदर ढेर सारी लास्ट के बगल में पॉटरी, आयरन ऑब्जेक्ट्स, आयरन है ना थोड़ा इस टाइम पे डेवलप होने लगा था इनके लेटर पीरियड में, बीड्स, सेमी प्रेशियस स्टोन वगैरह डालते थे और मेगालिथिक वाले बरियल में भी ये चीज़ें डालते थे। तो अर्न बरियल को हम लोग जो है आर्कियोलॉजिस्ट मेगालिथिक वाले में ही इंक्लूड कर लेते हैं, उसी कल्चर में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मिलते हैं लाश के आसपास, दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, चाहे वो मेगालिथ हो चाहे अर्न बरियल हो। ये दोनों चीज़ें जो हैं साउथ में हो रही थी जब आपका नॉर्थ में आयरन एज चल रहा था। इसका जो एंड हुआ आपका मेगालिथिक पीरियड का, जो मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिस का जो एंड हुआ, देखिए काफ़ी बाद में हुआ, 3rd 2nd सेंचुरी सी के आसपास, मतलब कि BC के बाद, है ना, जीसस क्राइस्ट के बाद 3rd 2nd सेंचुरी के आसपास, AD के आसपास ये आपका वहाँ पे मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिस फिनिश होता है, ख़त्म होता है। और उसी पीरियड में यहाँ पे आपको ब्राह्मी राइटिंग के सबूत मिलेंगे आपके साउथ में, जो कि अशोकन ब्राह्मी था। अशोकन जो स्क्रिप्ट वगैरह हैं वहाँ पे, जो पिलर वगैरह हैं वहाँ पे कई बार ब्राह्मी यूज़ की गई, तो उसको बोलते हैं अशोकन ब्राह्मी, है ना। अशोकन ब्राह्मी का स्क्रिप्ट जो है आपको साउथ में भी मिलता है इस पीरियड में, और मिलता है आपको इरोड जिला जो है तमिलनाडु का, वहाँ का एक जगह है कोडुमनाल, वहाँ के आर्कियोलॉजिकल साइट में अशोकन ब्राह्मी से मिलता जुलता ब्राह्मी जो है स्क्रिप्ट वहाँ पे आपको प्रूफ मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका जो मेगालिथिक बरियल का प्रैक्टिस था वो 3rd 2nd सेंचुरी AD तक चलता रहा। तो मतलब ये पता चलता है कि कई सेंचुरीज तक चलता रहा। इनफैक्ट ड्यूरिंग द संगम पीरियड पीपल स्टिल रिमेंबर्ड अर्न बरियल। संगम पीरियड की जो कविताएं वगैरह मिली हैं तो उसमें लोगों को जो है अर्न बरियल वगैरह का बहुत ज़्यादा मेंशन होता है उनकी कविताओं वगैरह में, किताबों वगैरह में। अब आगे बढ़ने से पहले आप तमिलनाडु में वैगई रिवर देख लीजिए। तमिलनाडु के ही लोकेशन से यहाँ पे देखिए इसकी दो जो हैं माउथ रिवर्स हैं, है ना, ये वेस्टर्न साइड से, और यहाँ से निकलती है वैगई रिवर, मदुरई वगैरह होके जाके इधर जाके समुद्र के आसपास मिल जाती है। ये जो वैगई रिवर है, यहाँ पे जब एक्सकवेशन किए गए इसके अराउंड, तो वहाँ पे बड़ी एक खास चीज़ मिली। जो संगम लिटरेचर है, जो तमिल संगम लिटरेचर है, वहाँ पे हमें एक हीरो स्टोन की बात मिलती है। हीरो स्टोन कौन होता है? जो एक योद्धा जो है, मान लीजिए लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, कैटल की प्रोटेक्शन के लिए लड़ते लड़ते मारा गया, वीरता दिखाई, तो उसको हीरो बोलेंगे। उसकी याद में जो स्टोन रखेंगे उसको हीरो स्टोन बोलेंगे। तो जब आपका वैगई रिवर का अपर स्ट्रेच पे, मतलब अपर स्ट्रेच मतलब क्या बोल रहा हूँ, इस एरिया के अराउंड जब एक्सकवेशन किया गया तो आपको 4 प्राइमेटिव हीरो स्टोन्स मिले, और उस पर जो स्क्रिप्ट थी वो देखिए, इंस्क्रिप्शन जो था वो था तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में था। और उसकी जब डेटिंग की गई तो पता चला कि वो 3rd से लेके 2nd सेंचुरी BC के आसपास की है। और वहीं से जो है आपके तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर में जो हीरो स्टोन की बात की गई है उसकी पुष्टि होती है, उसका प्रूफ मिलता है, क्योंकि आपको एक्चुअली 4 हीरो स्टोन मिल गए जो कि तमिल संगम लिटरेचर में मेंशन्ड हैं। और जब इसी से जो है तमिल संगम लिटरेचर की डेटिंग वगैरह भी की जाती है ना, कि हीरो स्टोन की डेटिंग आपने की तो आपको बोला कि 3rd सेंचुरी 2nd सेंचुरी BC की बात है। अब जब उसका संगम लिटरेचर में मेंशन है तो पता है कि वो संगम लिटरेचर भी कहीं ना कहीं 3rd सेंचुरी 2nd सेंचुरी के BC के आसपास का होगा। और ये कैटल रेड वगैरह होता था उस टाइम पे, जो लोग अपनी वीरता दिखाते थे उन्हीं की याद में हीरो स्टोन लगाया जाता था। ये जो ट्रेडिशन है इरेक्ट करने का हीरो स्टोन का, किसी वॉरियर हीरो की मतलब याद में जिसकी डेथ हो गई है लड़ते लड़ते लोगों के लिए, ये एक तरह का आपका मेगालिथिक ट्रेडिशन का ही एक्सटेंशन है। बताता हूँ क्यों। आप मेगालिथिक में आपको बताया था कि बड़े बड़े स्टोन स्लैब रखते थे। इसके मैंने आपको बोला था कि अलग अलग टाइप होते हैं, वो टाइप मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, PT 360 में पढ़ाया और ये आने वाली चीज़ है नहीं। तो जो टाइप्स होते हैं उसमें एक टाइप होता है मेनहीर। ये जो मैं अपराइट ये आपको स्टोन दिखा रहा हूँ, बिग स्लैब दिखा रहा हूँ, ये मेनहीर है ना। इसके अलावा डॉल्मेन होता है, वो दूसरा टाइप होता है। ये तमिलनाडु में आपको मेनहीर का स्ट्रक्चर भी मिलेगा मेगालिथिक, और डॉल्मेन भी मिलेगा, राइट। तो ये जो आपके मेनहीर का स्ट्रक्चर है अपराइट, जो ये इसे देख रहे हो आप, तो हीरो स्टोन भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया जाता था। तो लोग ये कह सकते हैं कि आपका जो मेगालिथिक कल्चर का जो मेनहीर का स्ट्रक्चर है और हीरो स्टोन जो कि आपके वॉरियर हीरो की डेथ के बाद उसकी याद में बनाया जाता था, दोनों में सिमिलैरिटी है। तो दोनों ये कह सकते हैं कि मेनहीर का ही, मेगालिथिक स्ट्रक्चर का ही एक्सटेंशन आपका हीरो स्टोन भी था, जो कि 4 पाए गए हैं ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में, संगम लिटरेचर के आसपास 3rd सेंचुरी 2nd सेंचुरी BC के आसपास। याद हो गया होगा आपको अब तक।
देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, अब मैंने मेनहीर डाला इमेज में, तो देखिए एक सिंगल जो है स्टोन स्लैब दिखता है आपको। हीरो स्टोन जो है मेनहीर से इंस्पायर्ड है। अगर मैं आपको डॉलमन दिखाना चाहूँ तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि डॉलमन क्या होता था। देखिए डॉलमन ऐसा हो रहा है, अब देख रहे हैं एक अकेला नहीं है, एक बड़ा सा स्लैब रखा गया है और देखिए उसके नीचे उसके पाए रखे गए हैं। इनफैक्ट एक इसमें बहुत फेमस स्ट्रक्चर भी बनता है आपके वर्ल्ड में देखने की चीज़ है वो, तो वो कहाँ है मैं भूल रहा हूँ। विंडोज़ का जो बैकग्राउंड होता था पहले विंडोज 7 वगैरह का, वो वहीं से उठाया हुआ था। देखिए वही बता रहे हैं कि मेनहीर अपराइट मॉन्यूमेंटल स्टोन होते हैं और डॉलमेन जो होते हैं वो बिग स्लैब्स और बॉल्डर्स बने होते हैं, और ये दोनों जो है मेगालिथिक टॉम्ब में पाए जाते हैं तमिलनाडु के एरिया में। रिसेंटली जब आपके तमिलनाडु में एक्सकवेशन की गई तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, तो वहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर मिली है इसी मेगालिथिक पीरियड की, और पार्शियल ह्यूमन रिमेन्स भी मिले हैं, आयरन के भी थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। ये आपको मिले हैं तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिला से। ये जगह का नाम है वडमल कुंडा कृष्णगिरी में तमिलनाडु में। ये आपको ब्लैक एंड रेड वेयर के कुछ जो है सबूत जो है मॉर्टल रिमेन्स के साथ मिले हैं, और साथ ही साथ सेंचुरीज ओल्ड मेनहीर भी मिले हैं, वो मिले हैं सिंगरी पलायम जगह में जो कि आपके तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में। तो थोड़ा मेगालिथिक साइट देख लिया जाए तमिलनाडु में, ये न्यूज़ में भी है। तो सबसे पहले चलते हैं अदिचन्नालूर। मैंने आपको बताया था कि कहाँ है अदिचन्नालूर, जो है थूथकुडी डिस्ट्रिक्ट में है, तिरुवनेलवी से आपके ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन पड़ेगा ये थूथकुडी डिस्ट्रिक्ट में जो कि समुद्र के किनारे वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ देखते क्या मिला। ये देखिए वहाँ का बरियल साइट है अदिचन्नालूर का। इसकी एक्सकवेशन देखिए एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी, और इनफैक्ट जो यहाँ पे एक्सकवेशन किया गया तो उसके बाद सारा कुछ जो है देखिए बर्लिन के म्यूज़ियम में चला गया। वहाँ पे बोन, स्कल, आयरन वेपन, इम्प्लीमेंट्स है ना। देखिए यहाँ पे वहाँ पे आपकी अर्दन वेयर भी मिले थे जो कि पकाए हुए थे, बेक्ड थे, यूटेंसिल्स मिले थे हर शेप और साइज़ के, सारे बर्लिन के म्यूज़ियम में चले गए अदिचन्नालूर जो तमिलनाडु का थूथकुडी में है वहाँ से। तो जैसे ही जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने जो इंडिया के थे बड़े उस टाइम के, मतलब आपके जो कलेक्टर वगैरह थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह, उन्होंने देखा कि ये तिरुनेलवी में ये सब तो बड़ा अच्छा चीज़ मिल रहा है, पुरानी चीज़ें मिल रही, तो उन्होंने जो गैर इधर उधर के जर्मन एथनोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट थे ना, ये जो लेकर चले गए थे, ऐसे लोगों पे बैन कर दिया और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन वगैरह किए गए। और वो फाइनली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके रिपोर्ट में पब्लिश हुआ यहाँ का एक्सकवेशन 1902 में, और उसके भी नियरली 100 ईयर्स लेटर द ASI कैरिड आउट अनदर एक्सकवेशन। 100 साल बाद, मतलब कि आपके 2000 के बाद ASI ने वहाँ पे फिर से एक्सकवेशन किया और नई इन्फॉर्मेशन आई। उसका रिपोर्ट जो है अभी अवेटेड है। आपको बाकी जो अदिचन्नालूर से कई जगह में बहुत चीज़ें मिलेंगी। देखिए डॉलमेन आपके मलचद्रम नाम की जगह में है, आप देख रहे हैं ना, ऐसे स्लैब्स रखे हुए ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, ये सब डॉलमेन है। मेनहीर है एक सिंगल जिसका ये हीरो स्टोन इसी से इंस्पायर्ड है, ये तिरुपुर में है। तमिल ब्राह्मी का देखिए यहाँ पे आपको छोटा छोटा कुछ इंस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, तो हीरो स्टोन का जो है ये हीरो स्टोन यही है, ओके, हीरो स्टोन यही है ऐसे, तो उस पर आपको तमिल ब्राह्मी का इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये भी आपके तमिलनाडु में। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको थोड़ा ऐसा दिखेगा। जो आपके बरियल माउंट थे अदिचन्नालूर के, वहाँ से क्या क्या मिला था देखिए। अर्न तो मिलेंगे, आपको पहले ही बताया था मेगालिथिक कल्चर में ही माना जाता है अर्न वाला भी बरियल। पॉटरी भी मिलेंगे है ना कई तरह के। आयरन के इम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, याद रखिएगा आयरन का इम्प्लीमेंट साउथ इंडिया में भी उस टाइम पे मिलेगा आपको, जो कि आयरन के स्पेट्स बने हुए, वेपन्स बने। वेपन्स कैसे थे? डैगर, सोर्ड्स, स्पीयर और एरोज। कुछ स्टोन के बीट्स मिलेंगे और कुछ गोल्ड के भी ऑर्नामेंट मिलेंगे। गोल्ड तो देखिए आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था, बस उनके पास आयरन नहीं था। यहाँ पे ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, डोमेस्टिक एनिमल को रिप्रेजेंट करने वाले, जैसे बफेलो, गोट, शीप, कॉक। देखिए मुर्गा भी आ गया था ना। वाइल्ड एनिमल्स तो आप कड़कनाथ खा सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, एंटीलोप, एलिफेंट, इन सब की देखिए फिगरीन आपको ब्रॉन्ज में बने हुए यहाँ पे मिलेंगे अदिचन्नालूर से। इतनी ज़्यादा ये लोकेशन पे चीज़ें मिल रही हैं, इसीलिए फेमस है, इतना एक्सकवेशन इतनी की जा रही है। क्लोथिंग की और वुड के भी यहाँ पे ट्रेसेस मिल जाते हैं। देखिए इतनी पुरानी लोकेशन है कि संगम वर्क जो है आपका, यहाँ पे मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, पथिरुपथु है ना। पथिरुपथु जो संगम लिटरेचर है उसमें एक प्लेस का मेंशन है, उसका नाम है कोडुमनम। अब मैंने जो आपको ऊपर पिक्चर दिखाया तो कोडुमनम जो कि चेरा किंग से बिलोंग करता है ऐसा मेंशन किया हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है एक लोकेशन, सॉरी उसके पहले तो देखिए आपको मैंने अदिचन्नालूर ही पढ़ाया ना, पय्यमपल्ली। ये देखिए ये सारे लोकेशन NCERT में भी मेंशनड है, तो आपको जानना है थोड़ा बहुत। अदिचन्नालूर जो है थूथकुडी में, मैंने आपको उसकी एक्सकवेशन पढ़ा दी। अब ये पढ़िए पय्यमपल्ली कहाँ है। पय्यमपल्ली एक गाँव है तिरुपत्तूर तालुक में, जो कि वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ मेरा कॉलेज भी था। तो पय्यमपल्ली वेल्लोर जिला में पड़ता है तमिलनाडु में। वहाँ एक्सकवेशन की गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया तो उसको क्या मिला 1960s में, मतलब आज़ादी के बाद यहाँ एक्सकवेशन की गई थी। तो वहाँ भी आपको ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी मिली और मेगालिथिक साइट मिले। तो दो लोकेशन आपको याद रह गए। अर्न बरियल वहाँ भी मिलेंगे
और उनकी जब डेटिंग की गई तो 1000 BC का पता चला। तो थोड़ा बहुत ये लोकेशन के बारे में डिटेल बता दूंगा तो चीज़ें याद रहेंगी, NCERT में भी है। तीसरी लोकेशन थी जिसको मैं थोड़ा आगे पढ़ा गया था, कोडुमनाल। कोडुमनाल देखिए एरॉड जिला जो है तमिलनाडु उसका, उससे 40 किलोमीटर दूरी पे है और वहाँ पे एक नोय्यल नाम की रिवर है। एरॉड जिला देखेंगे क्या, ये देख रहे हैं आप कर्नाटका के बॉर्डर पे ये जो जिला है ये एरॉड जिला है ना। यहाँ पे पड़ेगा थूथकुड़ी और यहाँ जो अराउंड है वो पड़ेगा आपका वेल्लोर। ये जो नोय्यल रिवर है आपको ऐसे भी जानना है क्योंकि ये कावेरी की देखिए ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सकवेशन किए गए आपके कोडुमनाल, मतलब कि आपके कौन से ज़िले में, एरॉड ज़िले में। यहाँ पे क्या मिलता है वो देखते हैं। यहाँ पे जब खुदाई की गई तो वो बाद में जब 1980s में और 1990s में की गई और रिसेंट की गई 2012 में, देखिए कितने लेट से की गई है। तो यहाँ पे भी मेगालिथिक बरियल के हैं प्रमाण मिले हैं और जब वहाँ पे आपको पॉट, वेपन, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, बहुत कुछ चीज़ें मिली हैं और उनकी सिमिलैरिटी जो है पाकिस्तान में जो मोहनजोदाड़ो लोकेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का उससे है। यहाँ पे कार्नेलियन इस लोकेशन में नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी इस लोकेशन में मतलब कार्नेलियन नहीं होता है, लेकिन इस लोकेशन में फिर भी कार्नेलियन मिला है। तो ये पता चलता है कि इनका जो लिंक है कहीं ना कहीं आउटसाइड से भी था। ये कोडुमनाल का बरियल साइट है, ये मैं दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे और एक बात है, आपका जो संगम लिटरेचर है वही बता रहा था कि पत्तिरुपत्तु जो है उस पर एक कोडुमनम जो कि चेरा किंग का जगह था उसका मेंशन है और वहाँ पे बोला जाता है कि जेम स्टोन्स बहुत मिलते हैं। आप देख रहे हैं कार्नेलियन, है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि कोडुमनम ही आपका कोडुमनाल है क्योंकि जेम स्टोन की एक ही जगह बात हो रही है और आपको मिला है कार्नेलियन कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कोडुमनाल पे। बाद में एक और बात है कि यहाँ कई एक्सकवेशन में रोमन कॉइन्स बहुत मिले हैं, तो इनका लिंक जो है रोमन ट्रेड, रोमन लोकेशन से भी हो सकता है क्योंकि वहाँ से इतना गोल्ड कॉइन का आना इनफ्लो ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना, ट्रेड वगैरह का रिलेशन होगा तभी हो रहा है। हो सकता है ये लोग चावल वगैरह भेजते होंगे उस टाइम पे। चूँकि ये लोकेशन साउथ इंडिया की तो है, आपको कॉन्चेज, बैंगल्स और फर्नेसेज वगैरह के रेमिनेंट इस सारी चीज़ें मिलेंगी। और साउथ इंडिया है तो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगा कई साइट पे। पिट बरियल, अर्न बरियल, पिट बरियल मतलब अर्न बरियल ऑलमोस्ट सेम ही है। अर्न बरियल में पॉट लगाते हैं, पिट बरियल जो है ज़मीन खोद के उसके अंदर डाल देते हैं पिट बना के। और चैम्बर ऑफ टॉम्ब्स जो इस तरह के एक्सकवेशन की गई आपको कोडुमनाल में मिली हैं। और अगर तरह तरह के स्क्रिप्ट मिले हैं यहाँ पे तो ये पता चलता है कि एक मल्टी एथनिक ग्रुप थे, इतने तरह के बरियल, इतने तरह के स्क्रिप्ट, तो एक मल्टी एथनिक ग्रुप था इस लोकेशन में रहता था। यहाँ पे जो मेनहीर मिला है तो मेनहीर से पता चला कि ये भी मेगालिथिक पीरियड का है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये जो आपका कोडुमनाल है वो संगम एंथोलॉजी जो बनाई गई थी माना जाता है कि 2nd सेंचुरी BC और 2nd सेंचुरी CE के बीच में, मतलब 2 BC से लेके 2 AD के बीच में बोला जाता है कि संगम लिटरेचर की एंथोलॉजीज लिखी गई थी। एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ओके। तो इसकी भी डेटिंग की जाती है संगम लिटरेचर की 2 BC और 2 AD की। और जो आपका कोडुमनाल है उसकी भी डेटिंग की जाती है क्योंकि माना जाता है कि चेरा किंग का जो है वो वहाँ पे लोकेशन था, रहने की जगह थी। तो एनीवे इसके साथ जो है इस लेक्चर को मैं समाप्त करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा बोरिंग था, आर्यंस और ऋग्वैदिक सोसाइटी की शुरुआत कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में।